वेलकम साथियों। आज हम जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन्हीं के पार्ट का सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हमने मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकारों का महत्व और संविधान के मौलिक ढांचे के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ हमने देखा भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो 6 प्रकार के थे उनमें से हमने समानता के अधिकार की विस्तार से चर्चा की। आज हम उससे अगले पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगला आपका पॉइंट बनता है, दूसरा जो अधिकार बनता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपके आर्टिकल 19 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसके द्वारा प्राप्त होती हैं नागरिकों को। तो उनको हम देख लेंगे और आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छे से कि किस प्रकार से 19A में क्या है, 19B में क्या है, 19C में क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 19A में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लेखित किया गया है। किसकी स्वतंत्रता को? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लेखित किया गया है। और इसी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो 19A में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। आप बिल्कुल शब्दों को बहुत ध्यान रखेंगे कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो एग्ज़ाम के अंदर उसी प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग करें, राजनीति विज्ञान की भाषा का ही प्रयोग करें। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य कैसा प्रतिबंध लगा सकता है? केवल युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। और वो युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? राज्य की सुरक्षा से संबंधित मामला हो, विदेशी राज्यों से संबंध हो, सार्वजनिक व्यवस्था हो, शिष्टाचार हो, न्यायालय हो, अपमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना। अगर ये सब कार्य प्रेस द्वारा किए जा रहे हैं तो वहाँ पर राज्य आगे आकर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। किसके ऊपर? प्रेस के ऊपर। दूसरा देखेंगे 19B अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी बिना अस्त्र शस्त्र रखे शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ठीक है। 19C के अंदर क्या आता है? समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति या नागरिक क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार के समुदाय का गठन कर सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, कोई क्लब बना सकते हैं। उसके लिए पूरी तरह राज्य उनको स्वतंत्र रखेगा। 19D के अंदर क्या आता है? भारत के राज्य के क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि कोई व्यक्ति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रमण कर सकता है। कोई कश्मीर का व्यक्ति है वो कहाँ तक भ्रमण कर सकता है? भारत की राज्य सीमा में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। उस पर राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा या उसको कहीं भी रोक टोक नहीं की जाएगी कि आप किस आधार पर यहाँ पर आए हुए हैं। अब अगला देखेंगे 19F वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी राज्य में जाकर अपने आजीविका उत्पादन करने का या काम करने का अधिकार वो प्रदान करते हैं। कि आप अगर राजस्थान के निवासी हैं तो आप बम्बई में जाके काम कर सकते हैं, आप पंजाब में जाके काम कर सकते हैं, आप गुजरात में जाके काम कर सकते हैं। उस पर आपका कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता अधिकार मिला हुआ है हमें, किस प्रकार का राइट मिला हुआ है? अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। बहुत ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में काफ़ी बार सवाल यहाँ से बना हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 20 में। अब इसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसके अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। हालांकि अपराध कई अपराध हो जाते हैं, कोई व्यक्ति वहाँ पर है उपस्थित तो उसको तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक उसने किसी कानूनी धारा का उल्लंघन किया हो। उसको तभी दोषी ठहराया जाएगा जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। ठीक है। और साथ ही साथ एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जाएगा, उसको अपराध के लिए बार बार दंड नहीं
दिया जा सकता। और किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि फला अपराध आपने किया है ना, यानी कि उसको टॉर्चर करके, मान लो किसी व्यक्ति को किसी अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको उसके साथ मतलब बलपूर्वक उससे अपराध कबूलवाया जाता है कि तुमने ये अपराध किया है ना, हाँ भरो, और उसके साथ मारपीट की जाती, तो उसके लिए न्यायालय ने हम शरण ले सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने अपराध के लिए गवाह नहीं बन सकता, अभियुक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या संरक्षण। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये बहुत विस्तृत अधिकार है और इसकी विस्तृतता इस बात से आप जान सकते हैं कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें ये एक्ट भी डाल दिया गया कि आपातकाल के समय भी ये अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति का समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या ध्यान रखेंगे आप, 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह हुआ कि आपातकाल में भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कौन सी प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। मैंने इससे पूर्व एक शब्द यूज किया था, युक्ति युक्त प्रक्रिया, यानी प्रेस पर किस प्रकार का प्रतिबंध लग सकता है? केवल युक्ति युक्त प्रतिबंध। और यहाँ पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आप क्या ध्यान रखेंगे कि उसको राज्य कब इस अधिकार को समाप्त कर सकता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी तरीके से इस अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। एवं जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार सम्मिलित है, यानी कि व्यक्ति को कहीं भी आवास करने का अधिकार है, कहीं भी निवास स्थान बनाने का अधिकार प्राप्त है। अब इसी कड़ी में आर्टिकल 21 में 86वें संविधान संशोधन 2002, ध्यान रखेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक एक्ट जोड़ा गया 21A या के 21 के जोड़ा गया, जिसके द्वारा ये व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये अब जिम्मेदारी किसकी हो गई? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की राज्य की जिम्मेदारी हो गई, यानी कि राज्य शिक्षा में भी भागीदार हो गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और इसके द्वारा कौन सी धारा जोड़ी गई? 21 के या 21A। ठीक है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। पहला किस बेस पे आप मौलिक अधिकारों का वो ले सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं? गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से तुरंत अवगत कराना होगा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उसे उसका गिरफ्तारी का कारण ही नहीं बताया गया तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। दूसरा, बंदी को वकील से परामर्श और अपने बचाव के प्रबंध करने का अधिकार होगा, यानी कि बंदी को क्या होगा? अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। उसको रोका नहीं जाएगा कि आप अपने वकील से नहीं मिल सकते, उसको वकील से मिलने का पूर्ण अधिकार होगा। बचाव के प्रबंध करने का भी अधिकार होगा। तीसरा है, बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होगा। पुलिस की यह जिम्मेदारी होगी कि अगर किसी व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटे से अधिक उसे बिना न्यायालय के समक्ष पेश किए हुए अपने लॉकअप में या कारागृह में नहीं रख सकते, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। अगर इस प्रकार की कोई बात होती है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 22 के उक्त प्रावधानों को 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होगा। एक तो देश का कोई शत्रु होगा, शत्रु देश के निवासी, यानी कि अगर मान लो हमारा कोई शत्रु देश है, उसका कोई व्यक्ति पकड़ में आ जाता है, जासूस वगैरह, तो उस पर ये सारी चीज़ें लागू नहीं होगी। दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर भी ये बातें लागू नहीं होगी। समय समय पर विशेष रूप से सरकार द्वारा निवारक निरोध अधिनियम, पोसा पोक्टा
ये एक्ट बनाए गए जिनके टाडा, जिनके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उनको ये सारी चीज़ें 3 जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अब निवारक निरोध अधिनियम 20 में क्या है, निवारक निरोध से तात्पर्य आप थोड़ा समझ लीजिए, वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी है। निवारक निरोध का मतलब होता है, अगर आप देश को लगता है या राज्य को लगता है कि ये घटना घटित हो सकती है और इनको फला व्यक्ति या फला कौम या फला समुदाय के लोग अंजाम दे सकते हैं, तो एहतियात के तौर पर सरकार निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकती है, बिना न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंद कर सकती है। उनको ये 3 जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है, बेगार श्रम तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय विशेष के लोगों को कोई समुदाय विशेष जबरदस्ती अपने या काम पर रखता है, बिना पैसा दिए बेगार श्रम करवाता है, तो यह पूर्णतः निषिद्ध है, यानी इस पर पूरी तरह प्रतिबंध है। किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती या बिना उसकी मर्जी के या फिर बिना पगार दिए उसको श्रम करवाया जाता है तो वो पूरी तरह निषिद्ध है, उसका उल्लंघन पर दंडनीय अपराध है। ये बातें, उसको दंड मिलेगा अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है, ना आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को उक्त प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। यानी कि बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर किसी फैक्ट्री में जहाँ जोखिमपूर्ण कार्य होता है वहाँ कोई बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का कार्य करता दिखाई देता है तो आप उसकी सीधी सूचना पुलिस को दे सकते हैं, क्योंकि ये सरकार द्वारा उसको मिला हुआ अधिकार है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर कहाँ तक किया गया है, 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 25 या आर्टिकल 25 में क्या है, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रताएं दी गई है। इसी के अंतर्गत, इसी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत या आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही सिखों को कृपाल रखना या फिर कंघी रखना या फिर वो पगड़ी बांधना, ये सब उसी आर्टिकल 25 के अंतर्गत उनको अधिकार प्राप्त हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। किस अनुच्छेद द्वारा, अनुच्छेद 25 द्वारा। आचरण करने की, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी, वो उसका खूब प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है कि कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहता है, कोई जागरण वगैरह या कोई इस तरीके का कोई रात को हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह, तो उसको करने की उसको पूर्ण आज़ादी होगी अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धनराशि पर कर की अदायगी से छूट। यानी कि अगर कोई धार्मिक संस्था है और उसमें कोई व्यक्ति डोनेशन देता है तो उसको कर से छूट दी जाएगी, टैक्स से छूट दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। टैक्स से संबंधित है आर्टिकल 27। 25 में धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है और 27 में क्या है, धन पर कर की छूट की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अनुच्छेद 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट स्कूलेज हैं या कॉलेजेस हैं उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार की क्या नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और उसका स्वयं का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। इसलिए किसी भी राजकीय शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य संबंधी
हित में धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। केवल 3 आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकता है। एक तो सार्वजनिक व्यवस्था, अगर किसी धर्म के पालन से सब बहुत सारे लोगों को असुविधा हो रही है, तो अगर कोई किसी धार्मिक कार्य करने से, झाड़ फूंक करने से या कोई ऐसा पूजा पाठ करने से कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कोई ढोंगी बाबा वगैरह जो होते हैं झाड़ फूंक करते हैं और कईयों को अलग अलग दवाइयाँ दे देते हैं जिससे व्यक्ति मर जाता है या फिर उसके कोई और असाध्य बीमारियाँ हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है कि ये कार्य नहीं किया जाएगा, चाहे वो धार्मिक भावनाएं से ही क्यों ना प्रेरित हो। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में देखेंगे, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। अपनी भाषा को, लिपि को और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार किस में दिया गया है, आर्टिकल 29 में। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 30, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या गया है, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 30 तक हमने देखे। इससे आगे की चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।